आज का जो हमारा इसमें टॉपिक रहेगा वो है हमारा चैप्टर जो थर्ड है, धातु और अधातु। ठीक है, तो इसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो जैसे धातु और अधातु जो हैं उनके भौतिक गुणों के बारे में हम बात करने वाले हैं, उनमें क्या क्या अपवाद हो सकते हैं। ठीक है, जो उनके गुण हैं उनसे रिलेटेड क्या अपवाद हो सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। और धातु जो हैं उनके रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बात करने वाले हैं, सक्रियता श्रेणी और आयनिक बंध के बारे में। ठीक है, धातु कर्म और निष्कर्षण और संक्षारण और मिश्र धातु। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं कि धातु और अधातु जो होते हैं उनके भौतिक गुण धर्म क्या होते हैं। ठीक है, वो देखने में किस प्रकार से होते हैं उनकी हम बात करते हैं। ठीक है, तो देखो पहला जो है वो है चमक। ठीक है, लस्टर। तो धातुएं जो होती हैं वो चमकदार होती हैं, आप सब जानते हैं। ठीक है, धातुओं के हमारे घरों में बर्तन भी होते हैं, तो उनकी अपनी एक जो है चमक है, लस्टर है। ठीक है ना, गोल्ड की अपनी चमक होती है, चांदी की अपनी है, कॉपर की अपनी चमक होती है, एल्यूमिनियम की अपनी चमक होगी, इस तरह से। लेकिन जो अधातुएं होती है वो निष्प्रभ होती हैं। निष्प्रभ का मतलब हो गया कि भाई वो कोई जो है लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करती हैं। ठीक है, चमक उनकी नहीं होती है। ठीक है, अच्छा, सेकंड है कठोरता, हार्डनेस क्या है। तो धातुएं जो होती हैं वो सामान्य रूप से कठोर होती हैं। ठीक है, तो लोहा, तांबा, जो भी कुछ आप धातुएं जानते हैं जिनके बारे में, वो कठोर होते हैं। कठोरता अलग अलग प्रकार की हो सकती है, कोई धातु ज़्यादा कठोर हो सकती है, कोई कम कठोर हो सकती है। ठीक है, लेकिन जो अधातुएं होती हैं वो नरम होती हैं या फिर वो भंगुर प्रकृति की होती है। दिखने में वो आपको कठोर लगेगी लेकिन वो भंगुर यानी कि वो जल्दी से टूट जाएगी। थोड़ा सा अगर आप उस पर बल लगाएंगे तो वो टूट जाएगी। ठीक है, आघात वर्धनीयता यानी मेलिएबिलिटी क्या होती है। तो जो धातु होती हैं उनको हम जो है पीट पीट कर जो है पतली चादरों में उनको कन्वर्ट कर सकते हैं, पतली चादर बन सकते हैं। तो हमारे घरों में जो भी दरवाजे होते हैं, खिड़कियां वगैरह होती हैं, ठीक है, टीन शेड बनती हैं, तो एक तरह से वो क्या हो गई, धातु की चादर हो गई। ठीक है, लेकिन जो अधातु होती हैं उनको पीट करके हम चादर में, शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी प्रकृति कैसी होती है, भंगुर होती है। ठीक है, अच्छा, तन्यता, डक्टिबिलिटी क्या होती है कि जो धातु होते हैं पतले तार के रूप में हम उनको खींच सकते हैं, यानी पतले पतले तार बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तांबे का तार भी होता है, लोहे का तार भी होता है, एल्यूमिनियम का तार भी होता है। सोना सबसे तन्य होता है, यानी इसकी डक्टिलिटी, तन्यता सबसे ज़्यादा होती है कि सोने का बहुत पतला तार भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो जो ऑर्नामेंट्स बनते हैं उसमें ये गुण इसका बहुत ही काम आता है। ठीक है, लेकिन जो अधातुएं होती हैं उनके हम तार नहीं बना सकते, उनको खींच करके हम वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, कंडक्टिविटी यानी चालकता की बात करते हैं। तो धातु जो होते हैं वो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी कि वो हीट को भी कंडक्ट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो जो हमारे वायरिंग होती है, इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारे सर्किट होते हैं, बोर्ड होते हैं, उनमें वो कॉपर के वायर होते हैं, पहले एल्यूमिनियम के वायर होते थे, जो सिल्वर के वायर भी काम आते हैं। ठीक है, लेकिन जो अधातुएं होती हैं वो कैसी होती हैं, कुछ चालक होती हैं, यानी बैड कंडक्टर हैं। वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती हैं और ऊष्मा को कंडक्ट नहीं करती है। अच्छा, एक गुण है इसका ध्वनिक, यानी इसकी जो सोनर है ना, सोनरस होते हैं। ठीक है, धातु जो है टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। स्कूल में बैल होती है, उस पर जोर से जब मारते हैं तो वो एक उसमें साउंड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, लेकिन जो अधातुएं होती हैं वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करती हैं। तो ये जो है हमने पढ़ लिए, इनके जो भौतिक गुण धर्म हैं इनमें अंतर भी हो गया। अब देखो, जो भी हमने भौतिक गुण पढ़े हैं उनके हम एक्सेप्शंस यानी अपवाद की बात करते हैं। ठीक है, जैसे पारा कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो पारा जो है वो उसका सिंबल क्या हो गया, Hg हो गया। ठीक है ना, मरकरी। ठीक है, ये एक मेटल है। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि मेटल जो होते हैं वो कठोर होते हैं, लेकिन ये द्रव रूप में हो गया। कठोर तो वही होगा ना जो सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन ये एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड ही फॉर्म में होता है, जो कि थर्मामीटर में होता है। ठीक है, ओके, अच्छा, गैलियम और सीजियम ये मेटल्स हैं, लेकिन हथेलियों पर रखते हैं तो ये पिघल जाते हैं, यानी ठीक है, हमारे हाथ के टेम्परेचर से ये पिघल जाते हैं। ठीक है, अच्छा, आयोडीन जो है वो एक नॉन मेटल है, बट ये चमकीली है। अभी हमने क्या पढ़ा इसमें, ठीक है, चमक जो है, हमने चमक की बात करी तो इनमें कोई चमक नहीं होती है, लेकिन आयोडीन एक ऐसी अधातु है जो चमकीली होती है। अच्छा, अब है हीरा।
सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ, ये अधातु के रूप में आ गया। ठीक है, कार्बन का एक एलोट्रॉप है, अपर रूप है ये। ठीक है, धातु नहीं है, लेकिन फिर भी सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा होता है। ठीक है, जबकि अभी हमने क्या पढ़ा, नरम होते हैं और भंगुर होते हैं। ग्रेफाइट जो है वो भी एक अधातु हो गया, यानी कार्बन का अपर रूप है। ये विद्युत का सुचालक होता है, जबकि जो अधातु होते हैं वो क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। ठीक है, अच्छा, क्षारीय धातुएं जो हैं सोडियम पोटेशियम, ये मुलायम होती हैं, चाकू से भी काट सकते हैं ये। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये इनके भौतिक गुणधर्म हो गए। और आप जो है अधातु और जो धातु है उनके भौतिक गुणों में ये अंतर भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर कि जो धातु हैं उनके कुछ रासायनिक गुणों के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले रहे हैं धातुओं की ऑक्सीजन के साथ में क्रिया। तो देखो, धातु जो होता है वो ऑक्सीजन से क्रिया करता है और धातु ऑक्साइड बनाता है, धातु ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास में धातु है Fe, ये ऑक्सीजन से क्रिया करता है और ये बन जाता है Fe2O3। ठीक है, इसको हम बैलेंस भी कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो है धातु ऑक्साइड बन गया। ठीक है, तो इस तरह से जो अलग अलग धातु हैं वो ऑक्सीजन से क्रिया करके और रिलेटेड ऑक्साइड बन जाएंगे वो। ठीक है, अब देखो, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अधिकांश धातु ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं वो? क्षारीय प्रकृति होते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो कैसे, देखो, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में धातु ऑक्साइड है सोडियम ऑक्साइड। अगर मान लो ये किसी अम्ल से क्रिया करता है, ठीक है, ये एसिड हो गया, ये धातु ऑक्साइड है जो क्षारीय प्रकृति का हो गया। ठीक है, तो लवण बनता है प्लस जल बनता है। ठीक है, लवण और जल बन जाता है। ठीक है, तो लवण और जल कब बनता है? जब उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है किसके बीच में? अम्ल और क्षार के बीच में। तो ये अम्ल हो गया, धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति का हो गया। ठीक है, तो समझ सकते हैं इजीली। ओके, अब देखो, सोडियम और पोटेशियम इतनी तेजी से क्रिया करते हैं कि खुले में भी ये आग पकड़ लेते हैं। अगर यानी धातुओं को, इनको सोडियम पोटेशियम को ऐसे ही रख दिया जाए खुले में, तो ये आग पकड़ लेते हैं, इतने क्रियाशील होते हैं, यानी ऑक्सीजन से फट ये क्रिया कर लेते हैं बिल्कुल। इसलिए इनको केरोसिन में रखा जाता है। ठीक है, तो ये सोडियम की क्रिया हो गई, ऑक्सीजन से सोडियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, कॉपर जो है ऑक्सीजन से क्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनेगा और उसके ऊपर एक काले रंग की परत आ जाएगी। काले रंग की परत किसकी होती है? कॉपर ऑक्साइड की होती है। इस बात को ध्यान रखना। अच्छा, अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात है। देखो, उभयधर्मी ऑक्साइड यानी कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, अक्सर इसी क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखो, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल देते हैं, यानी ये ऐसे धातु ऑक्साइड हो गए, अगर वो अम्ल से क्रिया करेंगे तो भी लवण और क्षार देंगे, अगर वो क्षार से क्रिया करेंगे तो भी लवण और क्षार देंगे। ठीक है, तो यानी कि ये जो है दोनों प्रकार से अभिक्रिया दर्शाते हैं। ठीक है, अब देखो, जैसे एग्जाम्पल इसका है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, यानी ये धातु ऑक्साइड है लेकिन ये उभयधर्मी हो गए, एम्फोथेरिक हो गए। वैसे धातु ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। इतना समझ में आ गया। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब अम्ल से क्रिया करता है तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बन गया, जल बन गया। यहाँ पर भी अब ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो एक क्षारक यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है। ठीक है, तो ये सोडियम एल्यूमिनेट बन गया जो कि एक लवण है और जल बन गया। यानी कि जो उत्पाद है वो तो लवण और जल ही बन रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये धातु ऑक्साइड जो हो गए, ठीक है, ये आप इनके नाम फॉर्मूले याद कर लेना, ये उभयधर्मी होते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमें जो है कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आप अगर चाहें तो नोट से रिलेटेड जो भी डिजिटल आपकी जो ई बुक है या PDF है वो आप जो है परचेज कर सकते हैं। booksbasket.in पर जाएंगे, वहाँ पर आपको जो है आपको QR कोड मिलेगा, उसको स्कैन किए, ठीक है ना, और उसको आप पेमेंट कर दीजिए। कॉपी आपको जो है वो ईमेल या व्हाट्सएप नंबर पे आपको सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, ओके, आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर धातुओं की जल से अभिक्रिया और अम्लों से अभिक्रिया। ठीक है, जल से अभिक्रिया क्या हो रही है और अम्ल से क्या हो रही है वो पढ़ लेते हैं। देखो, अलग अलग धातुएं हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, ये ठंडे जल से क्रिया कर लेते हैं, तुरंत क्रिया कर लेते हैं। ठीक है, और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है।
जैसे एग्जांपल है, पोटेशियम जो है वो जल से क्रिया करेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और ऊष्मा उसमें से निकलती है, तो यानी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया हो गई। ठीक है, ये ठंडे जल से कर लेते हैं। अच्छा, मैग्नीशियम जो है वो गर्म जल से क्रिया करता है। ठीक है, अब मैग्नीशियम जो है वो गर्म जल से क्रिया करेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, तो हाइड्रोजन गैस जो है वो मैग्नीशियम के चारों ओर उसके बुलबुले जो है चिपक जाते हैं, तो वो मैग्नीशियम तैरने लग जाता है पानी के ऊपर। ठीक है ना, तो ये गर्म जल से करता है। अच्छा, अब ये धातुएं हैं, एल्यूमिनियम हो गई, जिंक हो गई, एफी हो गई, ये केवल भाप से, स्टीम से क्रिया करते हैं, यानी एफी जो है वो स्टीम। ठीक है, यहाँ पे जी लिखा हुआ है, जी का मतलब गैस हो गया, स्टीम हो गई वाटर। ठीक है, और ये रिएक्शन होती है, यहाँ पर रिएक्शन तो वही सेम हो रही है यहाँ पर। ठीक है, हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज हो रही है, बट ये भाप से करेंगे। ठीक है ना, गर्म जल से ना ठंडे जल से। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। अच्छा, अब इसमें जो है लेड हो गया हमारा, कॉपर हो गया और सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये जल से कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं, यानी जल से इनकी कोई रिएक्शन नहीं होती है। तो ये अलग अलग धातुओं की रिएक्शन हो गई जल से। ठीक है, अब है तनु अम्लों के साथ में धातु की अभिक्रिया। ठीक है, धातु जो होते हैं वो तनु अम्ल से क्रिया करते हैं, लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है। जैसे धातु है हमारे पास में जिंक है, वो अगर HCl से रिएक्शन करा, ये तनु ले लिया है ना डाइल्यूट, तो लवण बन गया ZnCl2, और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये अभिक्रिया हो जाएगी, इस बात को ध्यान रखना है। अब अम्ल जो है वो HCl हो गया, H2SO4 हो गया। ठीक है, यहाँ पर जो है हम बात कर रहे हैं एक अपवाद के बारे में, HNO3 भी एक अम्ल है। ठीक है, लेकिन ये धातु जो होती हैं वो HNO3 के साथ में क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं करती है। क्यों नहीं करती हैं, क्योंकि HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। लेकिन मैग्नीशियम और मैंगनीज ये अभिक्रिया कर लेती है। ठीक है, ये अभिक्रिया कर लेती है नाइट्रिक एसिड से, वो भी डाइल्यूट होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए Mg है वो HNO3 से क्रिया करता है, डाइल्यूट ले लिया, ये वेरी डाइल्यूट मान लीजिए आप इसको। ठीक है, तो मैग्नीशियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाएगी यहाँ पर। तो आपको देखो इस टॉपिक में दो बात ध्यान रखनी है कि धातुएं जो है वो HNO3 से क्रिया करेंगी तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। आंसर अभी क्यों नहीं निकलेगी, क्योंकि ये प्रबल ऑक्सीकारक है, ये उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, लेकिन मैग्नीशियम और मैग्नीज भी धातु हैं, लेकिन ये डाइल्यूट HNO3 से क्रिया कर लेती हैं और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है। बात समझ में आ गई? चलिए, अब एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया है ना, इसको रॉयल वाटर भी कहते हैं, रॉयल वाटर। ठीक है, कैसे बनता है, 3:1 के अनुपात में सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का एक ताज़ा मिश्रण बनता है, यानी 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंसनट्रेटेड होना चाहिए और 1 भाग जो है वो HNO3 होना चाहिए। ठीक है, यह सोने और प्लेटिनम को भी गला सकता है, यानी यह अब एक ऐसा आपके पास मिश्रण हो गया जिसमें सोना भी डालेंगे तो वो पिघल जाएगा, गल जाएगा, और जो प्लेटिनम होता है उसको भी ये गला देगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, अच्छे से कर लेना इसको। ओके, अब आते हैं हम कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी, पहले इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, एक टॉपिक है विस्थापन अभिक्रिया, फिर बात करते हैं सक्रियता श्रेणी। देखो धातु में बहुत सारी हैं, तो सबसे अधिक क्रियाशील धातुएं ये वाली हैं। ठीक है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सबसे अधिक क्रियाशील हैं, जो बहुत जल्दी क्रिया करती हैं किसी भी पदार्थ से। ठीक है, उसके बाद में जिंक हो गया, Fe हो गया, ये लेड हो गया, हाइड्रोजन तो एक मतलब मेटल नहीं है, लेकिन इसको बीच में रखा गया है, इससे ऊपर वाली और इसके नीचे वाले। ठीक है, कॉपर और ये मरकरी हो गया। ठीक है, ये मध्यम है, मीडियम रेंज वाले हो गए, क्रिया करते हैं लेकिन इतनी भी फास्ट नहीं है और स्लो भी नहीं है, एक मॉडरेट हो गया। ठीक है, और Ag और Au जो हैं वो सबसे कम अभिक्रियाशील होते हैं, यानी ये आसानी से किसी से भी क्रिया नहीं करते। तो ये एक रिएक्टिविटी सीरीज है, सक्रियता श्रेणी है। ठीक है, ओके, अब आते हैं अपन विस्थापन अभिक्रिया। देखो, अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर देती है। ठीक है,
ये अपना जो फर्स्ट चैप्टर था रासायनिक अभिक्रिया वाला, उसमें भी ये टॉपिक आ रखा है। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, तो इसमें जो है अपन क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए एक परख नली के अंदर हमने कॉपर सल्फेट का एक विलयन ले लिया जो कि नीले कलर का होगा। अब इसमें हमने लोहे की कील हमने इसमें डाल दी, ठीक है। कुछ टाइम बाद में क्या होता है कि जो विलयन है वो एकदम हल्के हरे रंग का बन जाता है, जो कि आयरन सल्फेट होगा, और जो कील है उस पर आप देखते हैं एक ब्राउन कलर की कोटिंग उस पर आ जाती है। तो ये अभिक्रिया होती है यहाँ पर कि Fe क्रिया करता है कॉपर सल्फेट से, तो Fe जो है वो कॉपर को विस्थापित कर देगा और यहाँ पर आ जाएगा, तो आयरन सल्फेट बन गया, कॉपर यहाँ से अलग हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो Fe है वो कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना। तो ये विस्थापन अभिक्रिया होती है, ठीक है। चलिए, अब ये टॉपिक है अपना कि धातु और अधातु कैसे अभिक्रिया करते हैं आपस के अंदर, ठीक है ना। ओके, तो ये एक टॉपिक आयनिक बंध से रिलेटेड भी हो गया, ठीक है। देखो, धातुएं अपने संयोजकता कोश से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती है, ठीक है। कोई भी धातु है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है तो धनायन यानी कैटायन बनाती है, और अधातुएं जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन यानी एनायन बनाती है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब ये धनायन और ऋणायन बन गए तो इनके बीच में मजबूत स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है, जिसको हम आयनिक बंध कहते हैं। और जो यौगिक बनता है उसको हम क्या कहते हैं, आयनिक यौगिक, क्योंकि वो आयनों से मिलकर बना है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं अपन सोडियम क्लोराइड किस प्रकार से बनता है। सोडियम एक धातु है, क्लोरीन एक अधातु है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 281। इसके पास में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सबसे बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। क्लोरीन जो है वो 287 17 हो गया, ठीक है। इसके बाहरी कोश में 7 ही इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम क्या करता है कि 1 इलेक्ट्रॉन का ये त्याग कर देता है, ठीक है। त्याग करके ये सोडियम धनायन बन जाता है, ठीक है, कैटायन बन गया। क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, ठीक है, और वो ऋण आयन बन जाता है। तो अब देखो यहाँ पर अब सोडियम धनायन का विन्यास क्या हो गया 28, 1 इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, तो अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी ये स्टेबल हो चुका। और यहाँ पर भी जो है क्लोरीन के पास में भी अब अंतिम कोश में 7 थे पहले, अब ये 8 हो गए, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया ना, 8 हो गए, तो ये भी स्टेबल हो गया। अब ये धनायन और ऋणायन इन दोनों के बीच में प्रबल वैद्युत आकर्षण बल होता है, तो ये NaCl का फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरीके से आप जो है MgCl2 का भी निर्माण देख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन त्याग विधि, ठीक है ना, उससे ही निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो मैग्नीशियम जो है उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 282 हो गया, अंतिम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अब ये जो है 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को देता है और 1 इसको देता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए इस पर 2 धनावेश हो गया, धनायन बन गया ये। और क्लोरीन भी यहाँ 1-1 जो है इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, तो ये ऋणायन बन जाते हैं और MgCl2 का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। कई बार एग्जाम में ये पूछते हैं, तो ये आपको पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे इसको देना पड़ेगा आपको, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम। अब आयनिक यौगिक बन गए, ठीक है ना। अभी हमने पिछले स्लाइड में हमने देखा कि आयनिक यौगिक बन चुके हैं, उनके बीच में आयनिक बॉन्ड है जो कि एक प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल है, ठीक है। उसी बेस पर हमें इसके जो गुण हैं वो बताने हैं। तो जो आयनिक यौगिक है उनकी भौतिक प्रकृति कैसी होती है। धन और ऋण आयनों के बीच में मजबूत आकर्षण बल के कारण ये ठोस और कठोर होते हैं, ठीक है ना। लेकिन सामान्य रूप से ये ब्रिटल भी होते हैं, भंगुर होते हैं। जैसे नमक होता है ना, NaCl, जैसे हम नमक होता है तो वो कठोर है, ठोस रूप में है, लेकिन भंगुर भी है, वो टूट जाता है, ठीक है। अच्छा, घुलनशीलता की बात करते हैं। ये जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन केरोसिन या पेट्रोल जैसे जो कार्बनिक विलायक होते हैं ना, उसमें ये अघुलनशील होते हैं, घुलते नहीं है, ठीक है ना। जल में ये आसानी से घुल जाते हैं, क्योंकि जो वाटर है वो पोलर सॉल्वेंट होता है, ठीक है। अच्छा, आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक की अगर हम बात करें तो गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होते हैं। क्यों होते हैं? मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बल होता है ना, तो उसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की
आवश्यकता पड़ती है। यानी वो बॉन्ड इतना मजबूत है कि उसको तोड़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ऊर्जा आपको देनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा। तो वही फिर उसका गलनांक कहलाएगा। जैसे सोडियम क्लोराइड है, उसके लिए इतना केल्विन टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, तब जाकर के वो पिघलेगा, वरना तो वो नहीं पिघलेगा। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं विद्युत चालकता के बारे में। आयनिक यौगिक जो होते हैं वो ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी स्ट्रक्चर काफ़ी दृढ़ होती है, कोई भी आयन जो है वो मूव नहीं करता है ना। लेकिन जलीय विलयन हो, या फिर वो पिघली हुई अवस्था में हो, या फिर वो पिघली हुई अवस्था में हो, ठीक है, तो आयन जो होते हैं वो स्वतंत्र गति कर सकते हैं, या तो वो उसको जल में डाल दें, तो वो जो है आयनिक यौगिक आयनों में टूट जाएगा, सोडियम आयन अलग हो जाएगा, क्लोराइड आयन है वो अलग हो जाएगा। ठीक है, फिर वो विद्युत का संचालन कर सकता है, और या फिर वो पिघली व्यवस्था में हो खुद, तो ठीक है ना, तब वो सुचालक हो सकता है। लेकिन ठोस अवस्था में तो वो विद्युत का संचालन नहीं करते हैं। ठीक है, ओके। अब है ये देखो, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि जो धातुएं हैं उसकी मेटलर्जी, यानी हम धातु कर्म के बात कर रहे हैं, धातु प्राप्त कैसे होती है। ठीक है, तो धातु जो है वो प्रकृति में जिस रूप में रहती है उसको हम कहते हैं खनिज, यानी कि मिनरल। ठीक है, अब देखो शुरुआत कहाँ से होती है, अयस्क से होती है, और तो और क्या है तो वो खनिज ही, लेकिन उस खनिज में अधिक मात्रा में धातु होती है, अधिक मात्रा में धातु पाई जाती है। जो भी धातु आप निकाल लो, चाहे वो Fe हो सकता है ना, या कॉपर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसका खनिज हमें मिला। ठीक है, उस खनिज में वो धातु काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, तो हम उसको इजीली निकाल सकते हैं, तो वो खनिज ही अयस्क कहलाएगा। ऐसे तो बहुत सारे खनिज होंगे, लेकिन सब में धातु जो है इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं होती है, और सब खनिजों में से धातु को निकालना भी काफ़ी महंगा पड़ता है। ठीक है, अब हमें जो है धातु अयस्क के रूप में हमें मिला है, ये अयस्क हमको मिल गया। ठीक है जी, अयस्क हमें मिला। ओके, अब इसके अंदर कुछ अशुद्धियाँ होती हैं जिसको हम कहते हैं गैंग, कंकड़ पत्थर वगैरह कई होते हैं तो उसको गैंग कहते हैं। ठीक है, तो उसका हम पहले जो है शुद्ध सांद्रण कर लेते हैं। ठीक है, सांद्रण में क्या होगा, सांद्रण में क्या होगा कि ये कंकड़ पत्थर जो भी अशुद्धियाँ हैं उनको अलग कर दिया जाएगा। तो सांद्रण के लिए जैसे एक विधि होती है चुंबकीय पृथक्करण विधि। ठीक है, एक विधि है झाग प्लवन विधि। ठीक है, तो बेसिकली तो मोस्टली ये विधियां काम ज़्यादा आती हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, सांद्रण होगा। सांद्रण का मतलब है कि उस अयस्क में से इन अशुद्धियों को हटाया जाएगा। बात इतनी हमको समझ में आती है यहाँ पे। ठीक है जी, ओके। अब अभी हमने पढ़ा कि धातुएं जो हैं वो कुछ ज़्यादा क्रियाशील होती है, अभी अपने पढ़ी थी सक्रियता श्रेणी, तो कुछ अभिक्रियाशील होती हैं, कुछ मध्यम अभिक्रियाशील होती हैं, और कुछ निम्न अभिक्रियाशील होती हैं। तो उन ऐसी धातुओं को प्राप्त करने का प्रोसीजर अलग अलग होता है ना। प्रोसीजर तो धातु कर्म ही कहलाएगा, लेकिन उसमें जो स्टेप्स काम में लेते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे जो उच्च अभिक्रियाशील धातु होती हैं तो क्या करते हैं, उनको गलित धातु का विद्युत अपघटन कर लेते हैं, है ना। वो जो धातु है, जो भी हमको अयस्क वगैरह मिला है, हमने सांद्रण कर लिया, उसके बाद में जो है उसको गलित अवस्था में उसका विद्युत अपघटन कर लेते हैं, और फिर लास्ट में हमको शुद्ध वो धातु प्राप्त हो जाएगी। जैसे मान लीजिए सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, इस प्रकार से। ठीक है, अब जो मध्यम अभिक्रियाशील धातु हमने पढ़ी, लोहा है, कॉपर है ना, जिंक है, इनके लिए ये वाला प्रोसेस काम आता है। तो वो जो अयस्क हैं वो दो प्रकार के हो गए, कार्बोनेट अयस्क होता है या फिर सल्फाइड अयस्क होता है ना। अयस्क जो है वो दो तरह के हो गए, जैसे मान लीजिए जिंक कार्बोनेट भी हो गया और जिंक सल्फाइड हो गया। तो ये कार्बोनेट अयस्क हो गया, ये सल्फाइड अयस्क हो गया। ठीक है, धातु तो ये है ना जिंक, इसमें या धातु Fe भी हो सकती है, या धातु कॉपर भी हो सकती है। ठीक है, अब जो कार्बोनेट अयस्क है उसका हम करते हैं निस्तापन। निस्तापन से क्या होता है, हमको धातु ऑक्साइड मिल जाएगा। धातु हमारे पास में क्या था, कार्बोनेट फॉर्म में था। ठीक है,
आपको वापस समझाता हूँ अच्छी तरीके से। ठीक है जी, मान लीजिए ये कार्बोनेट फॉर्म में था, इसका हम क्या करते हैं, निस्तापन कर रहे हैं, यानी ऑक्सीजन से इसकी रिएक्शन होनी है, तो हमको धातु ऑक्साइड ZnO ये प्राप्त हो जाएगा। फिर उसका अपचयन करेंगे। अपचयन का मतलब हो गया, ये जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन इसमें से रिमूव कर दी जाएगी। उसका मेथड अलग अलग हो सकते हैं। ऑक्सीजन रिमूव हो गई और फिर हमको क्या मिल जाएगा, धातु मिल गया। फिर उसको हम प्यूरिफाई कर देंगे, धातु का शोधन हो जाएगा, बिल्कुल प्योर मेटल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए सल्फाइड अयस्क है। ठीक है, सल्फाइड अयस्क में हम क्या करते हैं, बर्जन करते हैं और उससे हमको धातु ऑक्साइड मिलता है। ठीक है, तो यानी निस्तापन और भर्जन जो है वो प्रोसेस जो है वो धातु ऑक्साइड प्राप्त करने के लिए है, लेकिन भर्जन सल्फाइड अयस्क के लिए है, निस्तापन कार्बोनेट अयस्क के लिए काम आता है। इतनी बात समझ में आ रही है इजीली। ठीक है, फिर जो धातु ऑक्साइड हुआ, फिर सेम प्रोसेस, अपचयन करेंगे यानी ऑक्सीजन को बाहर निकाला जाएगा, फिर हमको धातु मिल जाएगी। उस धातु को हम फिर वापस प्योरीफाई कर लेंगे यानी शोधन कर लेंगे। बात समझ में आ रही है इतनी? तो ये एक प्रोसेस हो गया। अब आते हैं जो सबसे कम क्रियाशील धातुएं होती हैं, वो सिल्वर भी हो सकती है, जो भी है ना। वैसे तो वो सबसे क्रिया करती है, जैसे सिल्वर है, सिल्वर फिर भी क्रिया कर लेती है। ठीक है, वो AgS के फॉर्म में आपको मिल सकता है। ठीक है, गोल्ड तो फिर भी नहीं करता है। तो इसके लिए भी आपको फिर क्या करना पड़ेगा, वर्जन करना पड़ेगा। वर्जन के बाद में फिर आपको धातु प्राप्त हो जाएगी। फिर उसके बाद में हम उसको परिष्करण यानी शोधन, वही शोधन है, परिष्करण कह सकते हैं, शोधन कह सकते हैं, प्यूरिफिकेशन कह सकते हैं। तो आपको अंत में वो शुद्ध धातु मिल जाएगी। ये प्रोसेस है। ठीक है, आगे हम थोड़ा सा इसके डिटेल और पढ़ लेते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको मैं बता रहा हूँ, निस्तापन और भर्जन, इसको पढ़ लें, इनमें डिफरेंस भी पूछते हैं। ठीक है ना, और ये कौन कौन से अयस्क के लिए काम आता है। ठीक है, कर लेंगे इतना, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब हम मध्यम क्रियाशील जो धातुएं हैं उनके निष्कर्षण की बात करते हैं। तो इसमें जिंक, कॉपर है ना, आयरन, ये हो गया। तो अभी हमने बात की भर्जन, जिसको रोस्टिंग कहते हैं, और निस्तापन। ठीक है, अब भर्जन समझते हैं। ये सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करते हैं। ठीक है, ये सल्फाइड अयस्क जैसे हो गया, वायु की उपस्थिति यानी ऑक्सीजन मिलेगी, उसको ज़्यादा मात्रा में अधिक ताप पर गर्म करेंगे, जिंक ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, और जो उप उत्पाद हैं कैसे वगैरह, वो उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह है, वो सब निकल जाएगी। ठीक है, ये वर्जन हो गया। निस्तापन में भी क्या होगा कि ये कार्बोनेट अयस्क के लिए काम आता है। इसको सीमित वायु में गर्म करते हैं, वायु देते हैं लेकिन बहुत ही सीमित मात्रा में, लेकिन अधिक ताप पर गर्म करते हैं। तो जैसे ये जिंक कार्बोनेट है, तो इसमें भी आपको धातु ऑक्साइड मिला, यहाँ भी आपको धातु ऑक्साइड मिला, और जो गैसें वगैरह हैं वो बाहर निकल जाती हैं। तो कुल मिलाकर के भर्जन और निस्तापन से आपको धातु ऑक्साइड मिलेगा। उसके बाद में उसका अपचयन किया जाएगा। ठीक है, रिडक्शन किया जाएगा। अब प्राप्त धातु ऑक्साइड को कार्बन यानी कोयले जैसे अपचय का उपयोग करके शुद्ध धातु में अपचयित किया जाता है। यानी अब वो जो हमको धातु ऑक्साइड मिला था, कार्बन से रिएक्शन होगी, काफ़ी हाई टेम्परेचर होता है। ठीक है, वात्या भट्टी में होता है, ये भट्टी होती है इसमें स्पेशल टाइप की वात्या भट्टी जिसको कहते हैं, है ना, ब्लास्ट फर्नेस कहते हैं। और उससे हमको धातु मिला, ये धातु हमको यहाँ पे मिल जाता है। अभी भी ये पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है, इसका हमको शुद्धिकरण करना पड़ेगा, है ना, शुद्धिकरण अभी करना होगा। अभी ये पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो ये प्रोसेस हो गया। तो इस टॉपिक को तो आप मान लीजिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब आगे बढ़ा जाए। चलिए, अब आते हैं, देखो, उच्च अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण भी पढ़ लेते हैं साथ में। हम मध्यम का पढ़ लिया, उच्च का पढ़ लेते हैं। तो अभी हमने पढ़ा था उसमें कि भी गलित अवस्था में होता है। ठीक है, तो इसमें हम विद्युत अपघटन विधि काम में लेते हैं, या उसको विद्युत अपघटन अपचयन भी कह सकते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस कह सकते हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम जैसे अति सक्रिय धातुओं को कार्बन द्वारा अपचयित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये अधिक सक्रिय हैं, कार्बन से अपचयित नहीं होंगे। इनके गलित क्लोराइडों के विद्युत अपघटन द्वारा ही प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो जैसे सोडियम क्लोराइड का एक सॉल्यूशन ले लिया, उसका विद्युत अपघटन किया, तो कैथोड पर हमको सोडियम मिल जाएगा, और जो दूसरे जो पदार्थ होंगे, जो भी आयन होंगे, वो एनोड पर चले जाएंगे। इस प्रकार से हमको कैथोड के ऊपर वो शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इसका तो एक शॉर्ट सा एक प्रोसेस है गैस का। ठीक है, अब देखो, थर्मिट अभिक्रिया जो है ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए, यह विस्थापन अभिक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है, धातु गलित अवस्था में मिलती है। इसका उपयोग रेल की पटरी और मशीनी पुर्जों को दरारों को जोड़ने में काम होता है। अब एक्चुअली थर्मिट अभिक्रिया में करते क्या है कि आयरन ऑक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं एल्यूमिनियम से।
ठीक है। एल्यूमिनियम क्या करता है, आयरन का विस्थापन कर देता है, तो आयरन तो अलग हो गया और यहाँ पर इसका ये फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। धातु पिघली हुई अवस्था में हमको मिल गई और काफ़ी हीट होती है, तो ये पिघली हुई अवस्था में जो है ये पटरियों को जोड़ने में काम आती है। ये थर्मिट अभिक्रिया कहलाती है ना। कई पटरियों में दरारें आ गई, क्रैक्स हो गए, तो उनको ये जोड़ता है, तो काफ़ी हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ओके, अब देखो, जो भी धातु हमको मिली, जिस भी प्रोसेस से हमको मिली, हम उसको प्योरीफाई करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं, तो उसके लिए सबसे एक कॉमन जो प्रोसेस है वो होता है विद्युत अपघटनी परिष्करण, ठीक है। तो जो भी टैंक या पात्र जो भी होगा, ठीक है ना, उसमें क्या करते हैं हम, जो अशुद्ध हमको धातु मिली, जैसे मान लो तांबा अशुद्ध मिला है, उसका हमने एनोड बना दिया, मोटा सा एनोड बनेगा बहुत, क्योंकि वो अशुद्ध है, ठीक है। और वही सेम तांबा जैसे लिया था, तो उसका एक पतली सी कैथोड पट्टी यहाँ पे हम डाल दी, जो कैथोड हो गई, इलेक्ट्रोड्स हो गई, ये एनोड और कैथोड इलेक्ट्रोड्स हो गए, ठीक है। कनेक्शन कर दिया हमने, हम इसको विद्युत द्वारा प्रभावित करेंगे इसके अंदर, और इन इलेक्ट्रोड्स को हमने उसी धातु के एक विद्युत अपघट्य विलयन में हमने डिप कर दिया है। तो यहाँ पर हमने कॉपर सल्फेट का हमने विद्युत अपघट्य विलयन यहाँ पर ले लिया है। अब हम जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एनोड से अशुद्ध कॉपर विलयन में घुलता है, यहाँ से कॉपर निकलेगा, ठीक है, विलयन में आएगा, और उतनी ही मात्रा में ये शुद्ध कॉपर कैथोड पर निक्षेपित यानी डिपॉजिट हो जाएगा। ये यहाँ आकर के डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे ये पूरा डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अशुद्धियाँ जो हैं वो एनोड के नीचे रहेंगी, जिसको एनोड मड कहते हैं, एनोड पंख भी कहते हैं। ये अघुलनशील अशुद्धियाँ होती हैं जो यहाँ इकट्ठी हो जाएगी, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट ही मानो, एनोड पंख बोल सकते हैं, एनोड मड बोल सकते हैं, एनोड कीट बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब इस तरह से क्या होता है कि जो कैथोड है, कैथोड के ऊपर आपको शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। सिंपल सा प्रोसेस है बिल्कुल ये, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप इसको टॉपिक वाइज पढ़ें, छोटे छोटे से पॉइंट्स बना लें, नोट्स बना लें, ठीक है। तो आपको एग्जाम में याद करने में काफ़ी इजी रहने वाला है, ठीक है। अच्छा, अब हमारा टॉपिक है संक्षारण यानी कोरोजन। ये हमारे फर्स्ट चैप्टर में भी आया था, वापिस यहाँ पर आया। धातु है तो संक्षारण होगा, ठीक है। धातु चांदी है, तांबा है, लोहा है, ठीक है ना, इनका कोरोजन होता है। तो देखो चांदी का जो कोरोजन कैसे होता है, संक्षारण कैसे होता है। चांदी क्या करती है कि वायु में उपस्थित सल्फर से क्रिया कर लेती है, ठीक है, और चांदी के ऊपर ये सिल्वर सल्फाइड की एक काली परत बन जाती है। तो आप देखते हैं चांदी के जो भी ऑर्नामेंट्स होते हैं या कोई भी बर्तन होते हैं, वो धीरे धीरे समय के साथ में उन पर काली काली परत बन जाती है, वो काले रंग के हो जाते हैं। तो वायु में सल्फर है, उससे वो रिएक्शन करता है, सिल्वर सल्फाइड की एक परत बन जाती है जो कि काले रंग की होती है, तो संक्षारण हो गया। तांबा आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है, यानी कि मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में है उससे कॉपर क्रिया करेगा, तो तांबे के जो बर्तन होंगे उसके ऊपर आपको हरी परत दिखाई देगी, कॉपर कार्बोनेट बन जाएगा वो, ठीक है। ऐसे ही लोहा जो होता है वो आर्द्र वायु यानी मॉइस्ट जो हवा, यानी जिसमें हवा पानी दोनों का मिक्सचर है, उससे संपर्क में आता है, तो लोहे के ऊपर एक भूरे रंग की परत बन जाती है जिसको जंग या रस्ट कहते हैं। यानी ये क्या हो गया, संक्षारण हो गया इनका, ठीक है। अब संक्षारण से हम इन धातुओं को कैसे बचाएं, क्योंकि धातुओं का नुकसान काफ़ी होता है। सबसे अधिक तो लोहे का नुकसान होता है कि लोहा बहुत ज़्यादा काम आता है, बड़े बड़े पुल बनते हैं, ब्रिज बनते हैं, पटरियाँ बनती हैं, कई चीज़ें बनती हैं इसकी, ठीक है। तो अब बचाव के जो तरीके हैं उसमें क्या है, एक सबसे अच्छा तरीका है कि उस धातु का जो भी वो आइटम आर्टिकल है, वस्तु है, जो भी कुछ है, उस पर पेंट कर दें हम। पहले रेड ऑक्साइड करते हैं, फिर उस पर पेंट कर देते हैं, जिससे वो डायरेक्ट हवा के संपर्क में नहीं आ पाता, ठीक है। या फिर धातु जो होती है उसमें तेल या ग्रीस का यूज़ करते हैं, जो पुर्जे वगैरह होते हैं उसमें ऑयल डालते हैं, ग्रीसिंग करते हैं, इससे भी जंग नहीं लगती है, ठीक है। यशद लेपन करते हैं, यानी लोहे पर जस्ते की, जिंक की, ठीक है ना, जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं, इसको यशद लेपन कहते हैं, ठीक है ना, गैल्वेनाइजेशन इंग्लिश में कहते हैं इसको, ठीक है। एनोडीकरण हो गया, यानी धातु ऑक्साइड की ही, जैसे एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की ही लेयरिंग कर देते हैं, वो एनोडीकरण हो जाता है। या फिर हम क्या करते हैं, मिश्रातु यानी मिश्र धातु बना देते हैं। धातु अपने तरीके से रासायनिक अभिक्रिया करेगी, लेकिन मिश्र धातु बनाने से मतलब क्या है कि 2-3 तरह के धातुओं को या अधातुओं को मिला देते हैं, ठीक है ना, जिससे कि उनके गुण बदल जाएंगे, फिर उनकी क्वालिटी भी बदल जाएगी, ठीक है। ओके, तो अब नेक्स्ट टॉपिक अपना आ गया है मिश्रातु या मिश्र धातु भी कहते हैं इसको, एलओएस कहते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, धातुओं के गुणों में सुधार हो जाता है, ठीक है। 2 या 2 से अधिक धातुओं
या एक धातु और एक अधातु भी हो सकती है, ठीक है ना। दो धातु मिला सकते हैं, दो से अधिक धातु मिला सकते हैं, लेकिन धातु के साथ में अधातु भी मिला सकते हैं। उनका एक समांगी मिश्रण जो बन जाता है, होमोजिनस बन जाता है, वो मिश्र धातु या मिश्रातु या एलॉय कहलाता है। इससे धातु की ताकत बढ़ जाती है और संक्षारण भी कम होता है। बात समझ में आ गई। जैसे पीतल है, ब्रास, तांबे और जस्ते को मिलाते हैं, ठीक है ना। अगर केवल तांबा होता है तो वो उसमें संक्षारण होगा, जस्ता मिलते ही वो गुण बदल जाएगा। कांसा, इसमें भी तांबा और टिन मिला देते हैं, ये विद्युत का कुछ अलग भी है, ठीक है, कांसा। अच्छा, सोल्डर, लेड और टिन मिलाते हैं, इसका गलनांक कम होता है। तारों कोई वायरिंग करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं उसमें हम वायरिंग में उसको जोड़ने के काम आता है, वेल्डिंग करने के काम आता है ये, ठीक है। स्टेनलेस स्टील जो है उसमें लोहा होता है, निकल होता है, क्रोमियम होता है। अब स्टील में फिर जंग नहीं लगती है, ये जंगरोधी बन गया, जबकि अगर केवल लोहा होता तो क्या होता, जंग लग जाती, ठीक है। अब देखो अमलगम क्या है, ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट भी है। यदि मिश्रातु में एक धातु पारा है तो उसे अमलगम कहेंगे। यानी हमने क्या किया, दो धातुओं को मिलाया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ही ले रहा हूं, एक धातु ए है, दूसरी धातु हमने पारा मिला दी, ठीक है। अब इससे जो भी बना, ठीक है, वो अमलगम कहलाएगा, ठीक है, उसको हम अमलगम कहेंगे। अच्छा, एक देखो, आपने सुना होगा 24 जो है 24 कैरेट गोल्ड होता है और 22 कैरेट गोल्ड होता है ना, गोल्ड कैरेट नाम सुना होगा आपने। तो 24 कैरेट शुद्ध सोना बहुत मुलायम होता है। अगर वो सोना बिल्कुल शुद्ध है, 24 कैरेट का, तो बहुत ही मुलायम होता है। आभूषण बनाने के लिए तो काम आता नहीं है, तो आभूषण बनाने के लिए इसे कठोर करने हेतु 22 भाग सोने में 2 भाग तांबा या चांदी मिला देते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है, वो 22 कैरेट बन गया। अब क्योंकि 2 भाग तो आपने गोल्ड को निकाल लिया, उसकी जगह आपने कॉपर या सिल्वर उसमें डाल दिया है, तो वो पूर्ण रूप से शुद्ध भी नहीं रहा, लेकिन अब वो कठोर हो गया। अब उसकी एक आकृति बनी रह सकती है, ठीक है ना, और उससे जो है आभूषण या ऑर्नामेंट्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब इस चैप्टर में कुछ जो है इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस हैं, महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया हैं। जैसे ऑक्सीजन और जल के साथ में धातुओं की क्रिया, वो आप याद कर लें, ठीक है। जैसे धातुओं की क्रिया ऑक्सीजन के साथ में अच्छे से पढ़ें, या जो धातुओं की जल से क्रिया थी उसको याद करें। विस्थापन अभिक्रिया एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पढ़ चुके हैं पहले, लेकिन ये बताए हैं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो आप ध्यान रखें, ठीक है। उभयधर्मी ऑक्साइड वाली थी, ये इंपॉर्टेंट है। धातु कर्म और थर्मिट में जो काम आई थी वो रिएक्शन है, ये थर्मिट वाली हो गई यहाँ पर, है ना, आयरन ऑक्साइड एल्यूमिनियम से, ठीक है। इन अभिक्रियाओं को आप अच्छे से याद कर लें, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। ओके, आपको किसी भी प्रकार के नोट्स की PDF चाहिए, ई बुक्स चाहिए, तो आप जो है booksbasket.in पर जाएं। वहाँ पर आप जो है बाय नाउ का जो बटन है उसको प्रेस करते हैं तो आपके सामने आपको केवल उसमें आपका नाम, फ़ोन नंबर और ईमेल आपको प्रोवाइड करना है, QR कोड को स्कैन करना है, ठीक है, और पेमेंट कर देना है। तो आपको तुरंत ही जो है आपके ईमेल पर या व्हाट्सअप नंबर पे वो आपको PDF या ई बुक जो है वो आपको सेंड कर दी जाएगी, ठीक है। साइट का नाम है booksbasket.in, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आता है तो आप ज़रूर उसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।